हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदिका क्लासेस। दिस इज़ मी वेदिका। फ्रेंड्स, ये उत्कर्ष मैगज़ीन की जो जनवरी टू जून का है हाफरली करंट अफेयर्स की, उसको मैं रिवीज़न करा रही हूँ, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में कराया था विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है, उसका नाम है मैमथ। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा हो लास्ट वीडियो तो आप उसको देख लीजिए। आज का टॉपिक है नेपाल के 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्र। नेपाल के 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्र। नेपाल ने एक 100 रुपये का एक नोट क्या किया है, जारी किया है, जिसमें मतलब स्टार्ट करने की घोषणा की है, उसमें भारतीय क्षेत्र को उसने शामिल किया है। तो इसमें लिखा है नेपाल ने एक नए 100 रुपये के नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें एक नक्शा शामिल है। कितने रुपए का नोट है? 100 रुपये का। किसने घोषित किया है? नेपाल ने किया है। और इसमें एक नक्शा बना हुआ है, जिसमें भारतीय क्षेत्र कौन कौन से लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल हैं। कौन कौन से भारतीय क्षेत्र शामिल हैं? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल हैं। इस कदम का भारत ने विरोध किया है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने नवंबर 2019 के मानचित्र में शामिल किया था। फ्रेंड्स, कब शामिल किया था? भारत ने नवंबर 2019 के मानचित्र में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसमें वही क्षेत्र शामिल थे। ये तनाव कब पैदा हुआ था? मानचित्र कब जारी हुआ था? मई 2020 में नेपाल द्वारा हुआ था। और तनाव किसके बीच हुआ? नई दिल्ली और काठमांडू के बीच हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वही कराऊंगी, नहीं तो फिर बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा और फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे फिर मुझे उसकी अगस्त की और जुलाई, अगस्त और सितंबर की भी करानी है। कैंप डेविड समझौता। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र ने इजरायल को एक कड़ी चेतावनी जारी की है। किसने जारी की है? मिस्र ने। किसको की है जारी? इजरायल ने, जिसमें कहा गया है कि अगर इजरायल ने राफा पर आक्रमण जारी रखा तो ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौता को रद्द किया जाएगा। कौन सा समझौता फ्रेंड्स? ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौता। अब नेक्स्ट इसमें बताया गया है 17 सितंबर 1978 को हस्ताक्षरित कैंप डेविड समझौते ने इजरायल और मिस्र के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। ये कब हस्ताक्षरित हुआ था कैंप डेविड समझौता? 17 सितंबर 1978, जो इजरायल और अरब पड़ोसी के बीच पहली शांति संधि में परिणत हुआ। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के मध्यस्थता में इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के बीच हुआ। ये फ्रेंड्स किसकी मध्यस्थता में हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर की अध्यक्षता में, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की। कौन सा क्या हुआ था? कैंप डेविड समझौता हुआ था। और इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन, प्रधानमंत्री कौन थे? मेनाकेम बेगिन। और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के बीच हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा क्या होता है, इसके बारे में मैं पढ़ूंगी। 3.8 मिलियन से अधिक की बड़ी भारतीय आबादी वाले संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेजिडेंस वीज़ा नए वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। अब ये कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। और ये नाम क्या है? ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का उद्देश्य, कितने वर्ष का है? 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का उद्देश्य पर्यावरणीय कार्यवाही का समर्थन करना है। किसका समर्थन करना है? पर्यावरणीय कार्यवाही का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, संघों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और वैश्विक पुरस्कार विजेता शामिल हैं। इससे पहले दुबई को एक वैश्विक गेमिंग हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से दुबई गेमिंग वीज़ा का अनावरण किया गया है। दुबई को क्या
क्या मतलब स्थापित करना है वहाँ पे? वैश्विक गेमिंग हब के रूप में। किसमें? वैश्विक गेमिंग हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से दुबई गेमिंग वीज़ा का अनावरण किया है। दुबई गेमिंग वीज़ा। ये नहीं फ्रेंड्स, ये कंप्लीट करूँगी। इंडिया स्किल्स 2024। इंडिया स्किल्स 2024 क्या है, इसमें क्या है, इसके बारे में बताऊँगी। 15 मई 2024 को 15 मई 2024 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में हुई। जो इंडिया स्किल्स 2024 है वो कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई, और सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है ये। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय सचिव अतुल कुमार तिवारी। कौन है सचिव? ये अतुल कुमार तिवारी ने यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे उद्घाटन हुआ फ्रेंड्स? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत, इब्राहिम राइसी। जो इब्राहिम राइसी हैं ये फ्रेंड्स ईरान के राष्ट्रपति हैं, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसके बारे में बताया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और उनके साथ आए अधिकारियों के एक समूह ने उत्तर पश्चिमी ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। 19 मई 2024 को राष्ट्रपति राइसी अजरबैजान की यात्रा के बाद ईरान वापस जा रहे थे। किसकी यात्रा पे गए थे? अजरबैजान की। वहाँ की पूरी जो यात्रा है कंप्लीट कर चुके थे और वहाँ से लौट के ईरान वापस जा रहे थे। कब जा रहे थे? 19 मई 2024 की बात है, जब उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसका हुआ फ्रेंड? इब्राहिम राइसी का, और ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट ईशान। प्रोजेक्ट ईशान क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के उद्देश्य के लिए इनिशिएटिव इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ईशान। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इनिशिएटिव इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये ईशान की फुल फॉर्म ISHAN। और ये किसके उद्देश्य के लिए है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए के तहत देश भर में विस्तृत अपने 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 उड्डयन सूचना क्षेत्रों FIR में विभाजित किया है और गुवाहाटी में एक उप FIR प्रत्येक को अलग से प्रबंधित किया है। ईशान के तहत इन्हें नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाना है। भारतीय हवाई क्षेत्र को कितने उड्डयन सूचना क्षेत्रों में FIR में विभाजित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। AI कृषि और AI भूमि, इसके बारे में बताऊंगी। AI कृषि और AI भूमि। 26 मई 2024 को दूरदर्शन का DD किसान भारत के किसानों के बीच एक नए रूप और नए अंदाज के साथ पेश किया गया। जो DD किसान है दूरदर्शन का, जिसमें आता है, उसको अलग तरीके से किया गया है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में दूरदर्शन देश का पहला सरकारी TV चैनल बना, जहां 2 AI एंकर AI कृषि और AI भूमि लॉन्च किए गए हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की जो 2 एंकर हैं वो कौन कौन है? AI कृषि और AI भूमि के लिए। ये AI एंकर देश और वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि अनुसंधान, कृषि के रुझानों के बारे में हर आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इनका काम क्या है कि ये कृषि अनुसंधान और कृषि के रुझानों के बारे में हर आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। क्या है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय, तिरुवनंतपुरम का फ्रेंड त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल JLWL की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो ISO 14001 से अनुपात 2015
मानक का पालन करती है। कितना करती है फ्रेंड्स? 14,001/2015 मानक का पालन करती है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत को कम करना है। कौन से सिद्धांत से? क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत को कम करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डांसिंग कृष्णा की मूर्ति थाईलैंड। ये क्या है डांसिंग कृष्णा की मूर्ति? इसके बारे में उसका थाईलैंड से क्या रिलेशन है वो मैं इसमें बताऊंगी। तमिलनाडु पुलिस की आइडल विंग CID ने कालिया कल्कि की एक प्राचीन चोल युग की कांस्य मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है। किसने क्या था ये प्राचीन कैसी मूर्ति है? कालिया कल्कि की है, एक प्राचीन चोल युग की। कौन सी युग की है? चोल युग की। और ये मूर्ति किसकी बनी है? कांस्य मूर्ति कि इन्होंने वापस लाएंगे, ये बात इन्होंने अनाउंस किया है, जिसे कालिया नार्थन कृष्ण कृत नृत्य कृष्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स इसे? कालिया नार्थन कृष्ण नृत्य कृष्ण भी कहा जाता है, जो कई साल पहले चोरी हो गई थी और अब बैंकॉक से बरामद हुई है। अब कहाँ से बरामद हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक से। मूर्ति की वर्तमान कीमत $3.5 मिलियन है। वर्तमान की कीमत कितनी है? $3.5 मिलियन है। वर्ष 2005 से पहले कपूर और उसके साथियों द्वारा तमिलनाडु के किसी मंदिर से मूर्ति चुराई गई थी और उसे लैचफोर्ड को बेच दिया गया था। चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन भारत के मेघालय की एक घरेलू चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता है। इस जिन ने 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया और 21 मई 2024 को लंदन वाइन मेले में प्रदर्शित किया गया। किसको प्रदर्शित किया गया फ्रेंड्स? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन को, जिससे पूर्वोत्तर भारत के स्वादों को वैश्विक मंच पर लाया गया। किसको उस पर लाया गया मंच पे? पूर्वोत्तर भारत के स्वादों को। गोडावन विस्की की सफलता के बाद भारत अब अपने चेरापूंजी जिन ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स प्रवासी अभिलेखों का विदेशी डिजिटलीकरण ओमान। प्रवासी जितने भी अभिलेख हैं उनका विदेशी डिजिटलीकरण ये ओमान में। ओमान के मस्कट में भारतीय दूतावास और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI ओमान के मस्कट में ने एक संयुक्त प्रयास में ओमान में प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने की अपनी तरह की पहली परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ओमान संग्रह ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखीय विरासत शीर्षक वाली यह परियोजना 19 मई से 27 मई 2024 तक चली। फ्रेंड्स ये जो अभिलेखीय विरासत की जो परियोजना थी कब से कब तक चली? 19 मई से 27 मई 2024 तक चली। प्रवासी भारतीयों के दस्तावेजों को डिजिटल बनाने में यह उनका पहला विदेशी उपक्रम रहा। ये किसके दस्तावेज थे? प्रवासी भारतीय। इस परियोजना के तहत अंग्रेजी, अरबी, गुजराती और हिंदी में 7,000 से अधिक दस्तावेजों को डिजिटल किया गया, जिनमें सबसे पुराना 1838 का है और अधिकांश 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के हैं। डिजिटाइज्ड संग्रह को NAI के ऑनलाइन पोर्टल अभिलेख पटल पर अपलोड किया गया है। NAI का ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? अभिलेख पटल, जिसमें इसको अपलोड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है तलाक को वैध बना विधेयक पारित। ये कहाँ पे? फिलीपींस संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया है जो देश में तलाक को वैध बनाता है। फिलीपींस के कौन से सदन में? निचले सदन में। यह अगस्त 2024 में सीनेट तक पहुंचेगा। रूढ़िवादी कानून निर्माता और कैथोलिक, जिनमें फिलीपींस की आबादी का लगभग 79% शामिल है, विधेयक का विरोध जारी रखे हुए है। फिलीपींस का तलाक बिल पूर्ण तलाक के लिए
आधार निर्धारित करता है। फिलीपींस का जो तलाक के लिए बिल है वो पूर्ण तलाक के लिए आधार निर्धारित करता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक अक्षमता, असंगत मतभेद, घरेलू या व्यवहारिक दुर्व्यवहार, लिंग परिवर्तन, सर्जरी और कम से कम 5 वर्ष के लिए अलगाव शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, नॉर्वेस्टर्स का पहला शोध केंद्र ओडिशा। नॉर्वेस्टर्स का पहला शोध केंद्र ओडिशा। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र ओडिशा के भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर दूर चंदवली में होगा। कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर से लगभग, ओडिशा के भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर दूर चंदवली में होगा। कहाँ? किसका? नॉर्वेस्टर्स का पहला शोध केंद्र ओडिशा में। यह सुविधा 2026 तक निर्मित हो जाएगी। भारत मौसम विज्ञान IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और राष्ट्रीय मध्यम सीमा मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF दिल्ली संयुक्त रूप से इस सुविधा का विकास और उपयोग करेंगे। मौसम विज्ञानी जल्द ही राक्षसी नॉर्वेस्टर्स या काल वैसाखी पर नज़र रखने के लिए ड्रोन, मोबाइल वैन और उच्च स्तरीय उपकरणों को तैनात करने में सफल होंगे, जो हर गर्मियों में भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गेल इंडिया लिमिटेड। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट GAIL मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है। कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के विजयपुर में हुआ है और ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हुआ है, जो देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम है। यह अभिनव ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 4.3 टन प्रतिदिन TPD हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का दावा करता है। यह 10 मेगावाट MWPEM प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, PEM की फुल फॉर्म का है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रोलाइजर इकाइयों के उपयोग के माध्यम से इसे प्राप्त करता है। गेल सक्रिय रूप से विजयपुर में लगभग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है। कितना विजयपुर में कर रहा है स्थापित? 20 मेगावाट। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। जैसे ये गेल इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। किसके तहत की गई थी? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत। फिर इसमें दिया गया है कि इंडियन ऑयल ने सौंपी भारतीय सेना को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। किसने सौंपी भारतीय सेना को? इंडियन ऑयल ने। और क्या सौंपा है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी है। इस पहल का उद्देश्य हैवी ड्यूटी मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट टॉपिक है सारथी सुरक्षा पॉलिसी। सारथी सुरक्षा पॉलिसी क्या है? अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप का भारतीय प्रमुख और देश के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में से एक ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। कौन सी पॉलिसी है फ्रेंड्स? सारथी सुरक्षा पॉलिसी। यह एक व्यापक बीमा पॉलिसी है जो ड्राइवर समुदाय की रक्षा के लिए बनाई गई है। ये जो पॉलिसी है फ्रेंड्स किसके लिए है? सारथी सुरक्षा पॉलिसी ये ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता को प्रति चेसिस 10 लाख रुपए तक कवर करती है। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। इसमें क्या क्या शामिल है? शामिल है आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता और
आंशिक विकलांगता को 10 लाख रुपए के लिए कवर करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, इससे आगे मैं जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बारे में है वो मैं इससे आगे वाले वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।